गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें जो है सो हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक विकास के बारे में 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक। 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक का समय तक में कैसे सांस्कृतिक का विकास हुआ उसको हम लोग देखेंगे। मुख्य रूप से इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, थोड़ा इसका इंट्रो हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लगे और थोड़ा कुछ सीखने को मिले। हम लोग इसमें दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। दार्शनिक क्या होता है? दार्शनिक उसको बोला जाता है जो कुछ चीजें लिखते हैं, जो थीसिस वगैरह लिखते हैं। जैसे इतिहास के बारे में कुछ लिखा, किसी को देख करके, किसी का अध्ययन करके, किसी को पढ़ लिख करके जो लिखा और वो हम लोग के बीच में प्रस्तुत कर रहा है, उसे हम लोग दार्शनिक कहते हैं। तो हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे दार्शनिकों के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा और क्या कहा। जैसे कि कोई भी चीज है, सांची का स्तूप है, तो सांची का स्तूप को देख करके उन्होंने क्या लिखा और उन्होंने क्या कहा, उस चीज को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मान ले हम लोग अभी हैं, कोई चीज हम लोग देखेंगे, मान ले पद्मा किला है, तो पद्मा किला को देखेंगे और बोलेंगे पद्मा किला ऐसा था वैसा था वैसा था, अपने बच्चे लोगों को बताएंगे ना। और उसी चीज को यदि हम किताब में लिख देते हैं और वो यदि पब्लिश हो जाती है और पूरे लोग उसको जब पढ़ने लगता है, तो वो हम उस टाइम का क्या बन जाएंगे, दार्शनिक। समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब है लिखित और मौखिक रूप से उन्होंने क्या बताया, किसके बारे में, स्थापत्य कला और मूर्ति कला। स्थापत्य कला कहने का मतलब कोई चीज बना हुआ चीज जो सीमेंट, बालू, पत्थर वगैरह चीज से बनी होती है, इससे जो बना हुआ चीज है उसको देख करके, उसका अध्ययन करके लोगों को बताया क्या है नहीं है। मूर्ति कला, मूर्तियों का अध्ययन करके, इतिहास के बारे में पता लगा करके हम लोग को बता रहे हैं कि इतिहास इस तरह का था, इतिहास में ये होता था। तो हम लोग इसमें यही चीज देखेंगे कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बारे में, कि उस समय क्या क्या चीज का स्टेचू था, इतिहास कैसा था, ठीक ना। और हम लोग इसमें जो मुख्य रूप से देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की जीवनी हम लोग पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध का स्ट्रगल हम लोग देखेंगे, और बौद्ध धर्म का क्या विचार था, क्या मत था, उसको जो है हम लोग इसमें देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग महावीर के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म में महावीर है ना, तो अब इसमें तीर्थकर, तो महावीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सांची का स्तूप जो है, इसका मुख्य इस चैप्टर में जो मेन चीज है, जो सेंटर में इसको रख करके पढ़ा जा रहा है इस चैप्टर को, वो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप का अध्ययन करके हम लोग इतिहास की बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सांची के स्तूप के बारे में भी पढ़ेंगे, जो मध्य प्रदेश में है, और इसका अध्ययन जो किया था एक अंग्रेज था, जिसको हम लोग कहते हैं मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम। उसका स्टडी किया, इन्होंने बुक भी लिखा, ठीक ना। और हम लोग इसमें क्या देखेंगे, तो बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ, ये एक तरह का ग्रंथ है, किताब। समझे कि नहीं, कि बौद्ध ग्रंथ में क्या लिखा है इतिहास के बारे में, जैन ग्रंथ में इतिहास के बारे में क्या लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या लिखा है। समझे कि नहीं? यही सब चीजों को हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, और सांची का स्तूप इसका मेन केंद्र होगा, ठीक। तो ये चैप्टर जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन आती है इसमें। कभी 6 नंबर 5 नंबर पूछ दिया जाता है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इससे भी आता है, कभी कभी 3 नंबर का, कभी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव इससे बहुत बनता है, ठीक ना। देखो थोड़ा हम लोग चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। विचारक, विचारक मतलब ओपिनियन, जो सोचता है, जैसे हमारी विचार क्या है, जो किसी चीज का विचार करके, किसी चीज को पढ़ लिख करके जो हम लोग को बताता है, उसको विचारक कहते हैं। दूसरा है विश्वास, अब उस पर हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे कोई चीज हमको बता रहे, इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इतिहास जब पढ़ते हैं तो हम लोग ट्रस्ट करते हैं ना, ऐसा थोड़े ना कि उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और इमारतें, इमारतें उस समय कैसी कैसी इमारतें बनी थी, और इमारत का अध्ययन करके हम लोग को इतिहास के बारे में बताया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, सांची का स्तूप। तो इसको लिख लो, फिर सांची का स्तूप देखते हैं। देखो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सांची का स्तूप। वहां फिगर दिख रहा होगा, सांची का स्तूप। ये जो सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक ना। सांची के स्तूप की विशेषता ये है ना कि देखने से भी कितना अट्रैक्टिव लगता है। इसकी विशेषता ये है कि इतना अच्छा ये था कि जो यूरोप के लोग थे, यूरोपियन,
वो चाहते थे कि इसका जो तोरण द्वार है, पूर्वी द्वार का तोरण द्वार मतलब दरवाजा जो होता है ना, जहां से लोग एंट्री करता है, गेट, वो एंट्री करने वाला जो तोरण द्वार है, उस तोरण द्वार को यहाँ से ले जा करके उसको यूरोप के संग्रहालय में रखेंगे। फ्रांसीसी लोग भी जो मांग किया था, फ्रांसीसी भी और इंग्लैंड के लोग भी मांग किया था कि हमको ये तोरण द्वार दे दीजिए, क्योंकि इसको यहाँ से हमको ले जाना है, कहाँ पर, अपना देश ले जाएंगे और इसको एक संग्रहालय में रखेंगे। इतना इसकी विशेषता है। सांची का स्तूप लगता है कि एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन सांची का स्तूप बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये जो बनाई गई है बहुत विचित्र रूप से बनाई गई, देखने से भी लगता है कितना विसंबर होगा ये सांची का स्तूप। स्तूप एक तरह से सीमेंट, बालू, पत्थर वगैरह से बनाई हुई मूर्ति जैसा, पिंड जैसा। इस बुक में तुम लोग देख सकती हो, देखो ये यहाँ पर जो दिख रहा है पता नहीं चलता है, लेकिन यही है, क्लियर दिखेगा, यूट्यूब में देखना क्लियर वहां पर दिखेगा, अच्छा फोटो वहां लगा देंगे। तो ये जो है सो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप की विशेषता ये था ना कि सबको इसको चाहता था कि किसी तरह हर देश, यूरोपियन देश चाह रहा था कि ये हमको मिल जाए, इसका तोरण द्वार जो दरवाजा है, तो इसको संग्रहालय में रखेंगे, लोग इसको देखने के लिए आएगा और लोग देखेगा। उसी बीच में एक यूरोप का ही व्यक्ति है जिसको हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता में भी इसको पढ़ी होगी। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इसका इससे विशेष लगाव था और ये चाहता था किसी तरह जो है इसको यहाँ से हम फ्रांस, यूरोप ले जाएं। लेकिन जब इसको परमिशन नहीं मिला तो ये क्या किया, हफ्तों तक, एक हफ्ता तक, हफ्ता समझ रहे हो ना, 7 दिन 8 दिन, तो एक हफ्ता तक जो है वहां पर रुक करके इसका चित्र देखा और उसका चित्र बनाया। बुक में जैसे कोई होता है ना पेपर वगैरह, उसमें चित्र बनाया और चित्र बनाने के बाद जितना भी अवशेष था वहां पर, जितने चीज था उसका निरीक्षण किया, देखा क्या है नहीं है, अध्ययन किया। जैसे कि मान ले हम लोग ये सेलिटेप है, तो इसको देख रहे हैं, ये कैसा, ये काला है, इसके अंदर में कूट है, बरल है ना। तो उसी तरह से अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, उसको देखा, जितना भी अवशेष था उसको देखा और देखने के बाद उसका चित्र बनाया और उसको पढ़ा भी। जो चीज वहां लिखी हुई थी, स्तूप पर क्या होता था, लिखा हुआ रहता है। अभी भी तुम लोग जिस तरह से कहीं जाती होगी तो रोड में लिखा होगा कि हजारीबाग इतना किलोमीटर, गिरिडीह इतना किलोमीटर, रांची इतना किलोमीटर लिखा रहता है ना। उसी तरह से अभिलेख पर भी कुछ लिखा रहता था, कुछ राजाओं के नाम लिखे रहते थे, उसकी उपलब्धि लिखा रहता था, वहां पर जो महान महान राजा थे उसकी उपलब्धि वगैरह लिखा रहता था, समझे कि नहीं। तो उसको उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है और काम उन्होंने क्या किया, जो गुंबद जैसा दिखता है, जैसे कि मान लीजिए सांची का स्तूप इस तरह गुंबद की तरह जो दिख रहा है, या तो यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं, ऊपर में जो ये गुंबद की तरह भी मंदिर बना है ना, तो इसको कहते हैं गुंबद। इसको क्या कहते हैं, गुंबद, जो ऊपर उठा रहता है, ठीक ना। और इसके नीचे इन्होंने क्या किया, खुदाई किया, कोड़ा भी, और कोड़ने के बाद पता चला, जो भी इसको मिला, जो भी देखा इन्होंने, उसको सब इन्होंने क्या किया, किताब में लिखा। सब चीज इन्होंने क्या किया, एक अंग्रेजी का किताब इन्होंने लिखा और उसी में सारा सांची के स्तूप के बारे में पूरी तरह से किसमें लिखा, किताब में, उसका चित्र भी बनाया। समझे कि नहीं। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बनाया? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब ये किताब बनाया ना, तो वहां के जो भोपाल के जो नवाब थे, जो राजा थे, उस राजा ने क्या किया, उसका अनुवाद किया उस किताब का अपनी भाषा में, जिसका नाम है शाह बेगम। राजा का नाम क्या है? शाह बेगम। और शाह बेगम की एक आत्मकथा है, जो अपने बायोग्राफी जो होता है ना, उसको आत्मकथा बोलते हैं। तो उन्होंने अपने आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, किताब का नाम है ये, किसका नाम है, किताब का नाम ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ये शाहजहां बेगम का आत्मकथा है। और इस आत्मकथा में जो अलेक्जेंडर कनिंघम लिखा था, उसको यहाँ की भाषा में इसको क्या किया, इस किताब में लिखा। अब बात है, इसको लिखा किसने, तो इसको लिखने का काम किया था एच.डी. बारस्टो ने। कब किया था? 1876 में। ये सब याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको जो लिखा, वो लिखा किसने? एच.डी. बारस्टो ने। कब लिखा? 1876 में। किसके बारे में लिखा? सांची के स्तूप के बारे में। किसके बारे में? सांची के स्तूप के बारे में। और ये जो लिखा कहाँ से कॉपी किया इन्होंने, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो लिखा था ना, उसी किताब से, इसी किताब से इन्होंने क्या किया था, कॉपी किया था। समझी? सांची का स्तूप।
देखो 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी बोले तो 1800 से लेकर के 1900। 19वीं सदी में फ्रांसीसी जो थे वो चाहते थे कि सांची के जो पूर्वी तोरणद्वार है, तोरणद्वार मतलब जो दरवाजा है पूर्व के साइड में, उस पूर्वी तोरणद्वार को हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे। वो कौन चाह रहा था? फ्रांसीसियों ने। कौन चाह रहा था? फ्रांसीसियों ने, फ्रांस के लोगों ने। और इसीलिए उन्होंने वहां के जो राजा थे शाहजहां बेगम, उस शाहजहां बेगम से अनुमति मांगा, परमिशन मांगा कि हमको जो है इसको यहाँ से ले जाने की इजाजत दीजिए, ठीक ना। इसको देख करके अंग्रेज भी मांग करने लगा कि हमको भी चाहिए। फिर जो है शाहजहां बेगम ने इसको नहीं दिया, बोला कि नहीं ये हमारे देश की धरोहर है, हम इसको नहीं दे सकते हैं तुम लोग को, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। वो भोपाल में ही रहा। जब नहीं दिया तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, प्लास्टर का, सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट वगैरह का अपना देश में बनाया। बस इसी तरह से जिस तरह का यहाँ पर सांची का स्तूप था, इसी का चित्र को लेकर के अपना देश में उसको बनाया। और लोग जो अभी भी वहां पर सांची के, हाँ फ्रांस में, समझे कि ना। अंग्रेज भी बनाया उसको, यहाँ से ले नहीं गया, ले जाता लेकिन ले जाने के लिए परमिशन, और इसको अभी वहां पर संग्रहालय में रखा गया है, म्यूजियम जिसको बोलते हैं, ठीक। शाहजहां बेगम के उत्तराधिकार था सुल्तान जहां बेगम। उत्तराधिकार कहने का मतलब इसका बेटा, किसका बेटा? शाहजहां बेगम का बेटा सुल्तान जहां बेगम। ये जो दोनों राजा थे, इन्होंने सांची के स्तूप को रख रखाव के लिए धन भी दान दिया था, पैसा भी दान दिया था। जैसे कि अभी पद्मा किला है यहाँ पर है, अब पद्मा किला के रख रखाव के लिए यहाँ की गवर्नमेंट जो है सो पैसा दान देगा, बोलेगा कि यहाँ पर मरम्मती करवाओ, चाहे इसका रख रखाव करवाओ, समझे कि। उसी तरह से शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम ने भी क्या किया, इसके रख रखाव के लिए धन दान दिया, पैसा दान दिया। जॉन मार्शल जो है ये अंग्रेज था। कौन मार्शल? जॉन मार्शल ने क्या किया था, सांची पर एक ग्रंथ लिखा था। सांची जो है ना, उस सांची को देख करके उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, और ग्रंथ जो लिखा उस ग्रंथ को इन्होंने सुल्तान जहां को दे दिया। किसको दे दिया? सुल्तान जहां को। सुल्तान जहां किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ को इन्होंने सुल्तान जहां को दे दिया। सुल्तान जहां जो है, सुल्तान जहां ने संग्रहालय बनाया और अतिथिशाला बनाया। अतिथिशाला उसको कहते हैं जहां पर बाहर के गेस्ट लोग आकर के बैठते हैं, आराम करते हैं, उसको अतिथिशाला कहते हैं। संग्रहालय उसको कहते हैं जहां पर कुछ विशेष प्रकार की चीजों को रखा जाता है, धरोहर के रूप में लोग इसको देखते हैं। जैसे कि गांधी जी का धोती अभी भी संग्रहालय में रखल है, टीपू सुल्तान की तलवार, शिवाजी महाराज की तलवार अभी भी संग्रहालय में रखल है। म्यूजियम जाओगे ना भोपाल में, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका में, तो वहां पर ये सब चीजें मिलेगा, समझे कि नहीं। तो वो सब इसी चीज से, इसी तरह से संग्रहालय था। संग्रहालय जो था, यहाँ पर जो इतिहास की जो अच्छी अच्छी चीजें होती थी उसको वहां पर क्या किया जाता था, रखा जाता था। और ये बनवाया किसने? सुल्तान जहां ने और सुल्तान जहां ने। देखो सांची के स्तूप को बनाने के लिए उस पर कोई ठेकेदार की नजर नहीं पड़ा। ठेकेदार समझते हो, जो ठेका लेता है। यदि ठेकेदार की नजर उस पर पड़ता तो पता नहीं किस तरह का सांची का स्तूप बना देता। लेकिन खैरियत है कि उसकी नजर उस पर नहीं पड़ा, अच्छा रहा। न तो उसकी नजर कहीं पड़ता तो अभी तक सांची का स्तूप धाराशाही हो जाता। अभी भी कहीं तुम जाओगे तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो कि एक भव्य बना हुआ है, देखने के बाद भी लगता है, समझे कि नहीं। जो अशोक सम्राट थे, वो अशोक सम्राट ने सांची का स्तूप को बनवाया था, और वो सांची का स्तूप बहुत ही फेमस है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक। तो ये था सांची स्तूप के बारे में। एग्जाम में कहीं सांची के स्तूप के बारे में आएगा तो ये सारा चीज लिख दोगी तो पूरा नंबर मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लो इसको। देखो अब अगला टॉपिक है यज्ञ और विवाद। तो यज्ञ और विवाद में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यज्ञ के बारे में, ठीक ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीज हम लोग समझ लेते हैं कि जो प्रथम शताब्दी का जो टाइम था वो बहुत ही फेमस टाइम था, प्रसिद्ध समय था वो। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत महान लोगों का जन्म हुआ और इस पृथ्वी पर उत्थान हुआ। जैसे हम लोग देखें तो ईरान के जरथुस्त्र दर्शन शास्त्र ये बहुत विद्वान है, ये इसका जन्म हुआ इसी बीच में। चीन का खुंगत्सी, चीन का खुंगत्सी नामो याद पटाएंगे रहता है एकदम खुंगत्सी,
अकर से अच्छा खून खान वाला भी था। तो चीन का खुंगत्सी, और फिर यूनान का सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। अरस्तु का नाम तो लोग सुने ही होंगे। अरस्तु एक ऐसे महान विद्वान हैं जो पॉलिटिकल साइंस में भी अपना योगदान दिए हैं, बायोलॉजी में भी अपना योगदान दिए हैं, साइंस में, फिजिक्स में भी दिए हैं, हिस्ट्री में भी इसका नाम मिलता है, और यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स में भी इसका नाम मिलता है। पता नहीं ये कौन सी प्लैनेट से पढ़ के आए थे कि इतना ये विद्वान निकल गए, इतना तेज जरा निकल गए। इसका हम लोग इतनी दिमाग में हम लोग का अंश नहीं है का। अरस्तु, प्लेटो, फिर भारत के भी दो महान लोग हुए हैं, महावीर और बुद्ध, जिसको हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके महावीर बुद्ध पढ़ना है, जिन्होंने अपना घर का त्याग करके एक महान प्रतापी सन्यासी बनता है, और सन्यासी बनने के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति होता है, जो हम लोग देखेंगे। ये जितने भी लोग यहाँ पर लिखा हुआ, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने विश्व की व्यवस्था देखा, मतलब जो विश्व है और विश्व में जो इंसान रह रहे हैं, जो वर्ल्ड में इंसान रह रहे हैं, उन दोनों के बीच में रिश्ता को बताया इन्होंने, रिलेशन को, कि हमारा वर्ल्ड से क्या रिश्ता है, विश्व से हमारा का क्या रिश्ता है, उसके बारे में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया और बताया कि मान लिया हम ही लोग का, यदि हम लोग देखें हमारा प्रकृति से क्या रिश्ता है, जानमाल से क्या रिश्ता है, तो प्रकृति से किसी किसी का बहुत प्यारा रिश्ता होता है, जानमाल से किसी किसी का बहुत प्यारा रिश्ता होता है, इसका क्या रिश्ता था, यही सब चीज बताने की कोशिश सब जो है किया है। और इसी बीच में प्रथम शताब्दी में ही गंगा घाटी के किनारे, जो गंगा नदी है ना, उसी गंगा नदी के किनारे राज्य और शहर बनने लगा था। धीरे धीरे राज्य बनने लगा और राज्य जो है सो धीरे धीरे शहर बनने लगा, ठीक ना। अब यज्ञ की परंपरा कैसा था? तो यज्ञ की परंपरा भी अजीब था। 1500 से लेकर के 1000 BC में यदि हम लोग देखें तो एक ग्रंथ था ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ? तो ऋग्वेद में ऐसा बात लिखा है कि उस समय जो पूजा की जाती थी वो अग्नि, सोम और इंद्र की पूजा की जाती थी, भगवान सब। अभी हम लोग पूजा करते हैं शंकर भगवान का, बजरंग बली का, सूर्य देव का करते हैं ना, सरस्वती मैया का। उस समय जो पूजा होता था अग्नि, सोम और इंद्र की। बहुत बारिश हो रहा है, बहुत बारिश लग रहा है कि टूट ना जाए, हवा भी है, आंधी भी होता। चलो सब देख लो, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ईसा पूजा किस लिए करता था? तो ईसा पूजा करता था मवेशी के लिए, अब बेटा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए। उस समय धनी व्यक्ति वो कहलाते थे ना, जिसके पास गाय हुआ करता था। आवाज नहीं कर रही है, बहुत बारिश से हो रहा है। देखो शुरू में जो यज्ञ होता था वो सब मिलजुल के यज्ञ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है सो मालिकों के द्वारा यज्ञ किया जाने लगा। और दो यज्ञ ऐसे हैं, राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ को राजा लोग करते थे, राजा लोग करवाते थे। जैसे अभी यज्ञ करता है तो कुछ गांव में करता है, गांव लोग मिल करके यज्ञ करते हैं। कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जिसको सिर्फ एक ही लोग यज्ञ कर देता है, समझा कि नहीं? तो यहाँ पर जो यज्ञ पहले जो होता था सामूहिक रूप से होता था, सभी मिलजुल के यज्ञ करता था। उसके बाद जो है मालिक के द्वारा यज्ञ किया जाने लगा। और जो राजस्व यज्ञ था और अश्वमेध यज्ञ जो था वो राजाओं के द्वारा किया जाने लगा। ठीक, ये बारिश नहीं पड़ने देगा लगता है। चलो आज यही पर करते हैं।